Hi everyone, once again welcome back to our own channel tut.com and here we are again with the new setup for you all and in this setup हम लोग बेसिकली एक सीरीज न्यू स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज। और हम लोग सबसे पहले आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के साथ शुरू करने जा रहे हैं बिकॉज इस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा जरूरी है। बायो की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी होती है बिकॉज बायो की एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे रिसेंटली कुछ एग्जाम्स हुए हैं ना जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स के और पाया गया कि एमसीक्यू जितने भी आपके रिसेंटली बन रहे हैं वो एक एक वर्ड से बन रहे हैं। सो मेरे को लगा कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे फॉर स्पेशली बायो है ना। और हम लोग अब से क्या करा करेंगे कि पहले हम चैप्टर अपने आप पढ़ा करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाइट बोर्ड जैसे हम लोग पढ़ते थे। देन उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी रीड करेंगे उस चैप्टर की एंड देन उसके बाद वन शॉट आएगा। तो ये सीक्वेंस रहेगा हर एक चैप्टर के लिए बिकॉज ये पाया जा रहा है कि आपके बहुत से जल्दी जल्दी चैप्टर और सिलेबस खत्म हो रहा है। सो हम नहीं चाहते कि आपको 2-3 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करा दें ताकि आपका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाए। सो हम एक ही चैप्टर को थोड़ा लंबा लेके चला करेंगे जैसे हम पहले अपने आप पढ़ेंगे देन उसको हम थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ेंगे कि क्या जो हमने पढ़ा और जो एनसीईआरटी कह रही है वो दोनों चीजें मिल रही है नहीं मिल रही है। और उसके बाद हम लोग उसका वन शॉट करेंगे ताकि आप लोग क्विकली रिवाइज कर सको एंड पॉसिबली बहुत जल्द हम लोग एक क्वेश्चन सीरीज शुरू करेंगे जहां पे आप लोगों को क्वेश्चंस करवाया करेंगे ताकि आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे, आपको कहीं और जाना ही ना पड़े, सब कुछ आपको एक ही चैनल पे अवेलेबल मिल जाए। सो वी आर वेरी गुड टू स्टार्ट विद द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके चैप्टर सेल के साथ। बेसिकली एनसीईआरटी से आपकी कॉपी पेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो कंप्लीट एनसीईआरटी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, नथिंग एल्स। और कुछ भी मैं यहाँ पे एडिट नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा कि आपकी एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है। सो व्हाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक, होल्ड फॉर अ व्हाइल। Okay. So while examining a thin slice of a cork, Robert Hooke saw that cork resembles the structure of honeycomb. ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ सेल के शुरू किए गए एनसीईआरटी में कि रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बार्क ऑफ अ ट्री को स्टडी किया और उनको क्या पाया गया कि हनीकॉम्ब एक स्ट्रक्चर मिला। कॉर्क इज स्ट्रक्चर व्हिच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। दिस वाज इन द ईयर 1665। देखो, आप लोग बहुत सारी गाइड्स यूज करते होगे, बहुत सारी हेल्प बुक्स यूज करते होगे। किसी हेल्प बुक में आपको ये मिलेगा 1664, किसी में मिलेगा 1665। सो दिस इज बेसिकली द मिड टाइम बिटवीन दिस। ठीक है, तो उस टाइम पे डिस्कवरीज हुई थी। सो अगर आप लोग 1664 भी लिखते हो तो कोई गलत नहीं होगा, बट आई विल प्रेफर यू, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप अपनी एनसीईआरटी के साथ चलोगे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। This year was in 1665 when Hooke made the chance observation through a self-designed microscope। और कैसे की थी उसने? अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप से स्टडी की थी। रॉबर्ट हुक वाज द these boxes cell। उसने जो बॉक्सेस मिले थे बेसिकली उसे हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर में उसने एक स्ट्रक्चर को सेल बोला, कंपार्टमेंट बोला था बेसिकली उसने। सेल इज अ लैटिन वर्ड व्हिच मींस लिटिल लूम। This may be seen be very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This was for the very first time that someone had observed the living thing appear to be consist of a separate unit. However, ये living नहीं थी, ये dead थी। Later पाया गया कि dead cell था। The use of the word cell to describe these units is being used till this day in the biology. Let us find about the cell. What is living organism made up of? What do we observe as we look through the lens? We draw the structure that we are able to see through the microscope on the observer sheet. So ये जो आपके साथ है ये देखिए, this is basically nothing but ये आपका एक अनियन पील के सेल दिखाई दे रहा है। और आई होप सो आप लोगों को स्कूल में भी दिखाई दिए होंगे, आपके टीचर्स ने एक्सपेरिमेंट कराया होगा अनियन पील के। और बेसिकली उन्होंने उस टाइम पे डाई भी यूज की होगी है ना। तो कई बार क्या होता है, सेल्स के जो ऑर्गेनेलिज होती है ना, जितने भी पार्ट होते हैं सेल के अंदर, उसको दिखाने के लिए हमें डाइज यूज करनी पड़ती है। हम लोग पढ़ेंगे आगे जब न्यूक्लियर स्टडी करेंगे तो आपकी एनसीईआरटी वहां पे कुछ डाइज के नाम लिखते हैं, जैसे सैफरिन होती है, मिथाइल ब्लू होती है ना। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे आगे जाके। Then we can try preparing temporary amount of peel of onion, जो कि आप पीछे देख चुके हो, of different sizes. What do we observe? Do we see similar structure of different structure? क्या आप लोग को एक जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं डिफरेंट? तो the answer to this question will be similar structures मिलेगा आपको। सारे सेल्स आइडेंटिकल होते हैं। What are these structures? Basically जो आपको structures दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? So these structures look like to each other together. They form a big structure like an onion bulb. We find from the activity that onion bulb of a different size have similar small structure visible under the microscope. The cell of the onion peel will all look same regardless of the size of the onion they come from. These structures that we see on the basic unit of onion bulb, these structures are called cell. Not only onion but all the organisms that we observe around us are made up of cell. However, there are also single cell that live on their own। ठीक है, कहीं ऐसे सिंगल सेल भी है जो अपने आप में अकेले है, इंडिपेंडेंट है। जैसे हम अपनी बात करें, हम लोग तो मल्टी सेलुलर है, हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल है। बट कई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक ही सेल से बनके मिले हुए हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे, देन अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है।
उसके बाद ये बॉक्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको जो बॉक्स दे रखा है दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और यहीं से ही क्वेश्चन बना था जो रिसेंटली मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लगा और अच्छा लगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्या बन सकता है बेसिकली, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ये हम पढ़ चुके हैं इन 1665। ही ऑब्जर्व द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट का नाम आ रहा है लीवेनहुक, 1674, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। अभी तक हम लोगों ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, बट ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने लिविंग सेल की डिस्कवरी की विद द इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप, डिस्कवर्ड द फर्स्ट फ्री लिविंग सेल इन द पोन्ड वाटर। तो बेसिकली डिस्कवरी ऑफ सेल वाज टेकन आउट फ्रॉम अ वाटर बेसिकली for the first time. It was Robert Brown in 1831 who discovered that nucleus. थर्ड साइंटिस्ट का नाम आ गया रॉबर्ट ब्राउन, जिसने 1831 में आपका क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। एंड अनदर साइंटिस्ट नेम कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट परकिंजी इन 1839 कॉइन्ड टर्म प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का टर्म किसने दी थी, परकिंजी ने दी थी। कब दी थी, 1830 में दी थी, 39 में दी थी सॉरी। फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, फ्लूइड सब्सटेंस मतलब सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड है, सिर्फ साइटोप्लाज्म की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जितना भी फ्लूइड है उन सबको हम लोग कंबाइनली कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। The cell theory that all the plants and animal are composed of cell and that cells are the basic unit of life was presented or proposed by two biologists, Sachtled and Sachwan, and the cell theory was further modified, ठीक है, expanded by virtue by suggesting that all cell arises from pre-existing cell। ठीक है, तो क्या कहा गया यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको सेल डेड सेल की डिस्कवरी बता दी, देन लिविंग सेल की डिस्कवरी बता दी लीवेनहुक ने की, देन बता दिया कि जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है दैट वाज गिवन बाय परकिंजी, और उसके बाद आपको बताया कि जो सेल थ्योरी होती है, टू साइंटिस्ट आए पहले, सचलीड एंड सचवान। सचलीड एक बोटानिस्ट थे और सचवान एक जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने क्या किया, अपने अपने प्रपोज की कि सारे प्लांट्स सेल से बने होते हैं, इसने कहा सारे एनिमल सेल से बने होते हैं। दोनों के स्टेटमेंट को कंबाइन किया गया एंड एक स्टेटमेंट प्रपोज की गई दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल ओनली। और आफ्टर सम टाइम एक साइंटिस्ट आए, अगेन बायोलॉजिस्ट आए, रुडॉल्फ वर्च्यू, जिन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तुमने ये तो बता दिया कि सारे जो ऑर्गेनिज्म वो सेल से मिलकर बने होते हैं, बट आपने ये नहीं बताया था कि सेल आया कहां से। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट प्रपोज की दैट ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये हमारी लैंग्वेज में पता है, बट उन्होंने जो स्टेटमेंट कही थी दैट वाज ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का मतलब क्या है। तो उसका मतलब ये होता है कि जो न्यू सेल होते हैं वो ओल्ड सेल से ही अराइज होते हैं। Okay, with the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of cell and its various organelles. तो जैसे आपके लेटेस्ट डिस्कवरीज होती रही, माइक्रोस्कोप एनहांस होते रहे, अच्छे होते रहे, तो क्या हुआ कि हम लोग चीजों को ज्यादा मैग्नीफाई करके देख पाए, हम लोग ज्यादा जूम करके देख सकते थे उस चीज को। तो जितना हम जूम कर रहे थे उतना हमारे को कुछ नया देखने को मिल रहा था और उतनी डिस्कवरीज होती जा रही थी इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, और बेसिकली हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होती है, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। चलो नेक्स्ट इज द इन्वेंशंस ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस, मतलब माइक्रोस्कोप बेसिकली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप वर्ल्ड एंड नाउ नोन एज अ सिंगल सेल मे कंसिस्ट अ होल ऑर्गेनिज्म एज अमीबा। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी है बेसिकली, जिसकी मदद से हम लोग ये सब कुछ बता पा रहे हैं। उसके बाद है क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स हैं। दीस ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मतलब सिंगल होता है। ऑन द अदर हैंड मेनी सेल ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड assume different functions in it to form various body parts in the multicellular organism. Multi means many, such as some fungi, plants and animals. Can we find out the names of some more multicellular organisms? तो सबसे बड़े multicellular organism का एग्जांपल है वो ह्यूमन बींग्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, है ना, ये सारे आते हैं। बर्ड्स हो गई आपकी, सारे मल्टीसेलुलर है। Every multicellular organism have come from a single cell. How? Very interesting question. क्लास 8 का क्वेश्चन है बेसिकली रिप्रोडक्शन से। वो कह रहे हैं कि जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होता है ना, वो भी एक सिंगल सेल से बनता है। सो आप लोगों ने रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, कुछ आपके गैमेट्स फादर से आते हैं, कुछ मदर से आते हैं, दोनों कंबाइन होते हैं और एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। सो हाउ का आंसर है यहाँ पे जाइगोट। जाइगोट एक यूनिसेलुलर स्टेज होता है हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। तो जो ये जाइगोट है वेरी इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग लिंक है बेसिकली। सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स, सेल से सेल बनते हैं ऑफ देयर ओन काइंड। ऑल सेल थस come from pre-existing cell। तो यहाँ पे रुडॉल्फ वर्च्यू की जो स्टेटमेंट थी सेल थ्योरी की, सेकंड पोस्टुलेट था, वो यहाँ पे प्रूव हो जाता है। सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे सेल शेप साइज की बात कर रहा है वो, कि जो सेल की शेप होती है कोई फिक्स नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, साइज डिफरेंट हो सकते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, इट डिपिक्ट सम एग्जांपल। सबसे पहले आपके पास है स्मूथ मसल सेल्स। ठीक है, स्मूथ मसल सेल आपको दिख रहे हैं, एलोंगेटेड सेल है, टेपरिंग एंड है, जो उसके कोने हैं वो बहुत कॉर्नर से बने हुए हैं। देन आपको दिख रहा है ब्लड सेल्स बेसिकली। अब ये ब्लड सेल्स में आपको यहाँ पे देखो WBC भी दिख रहा है, ये WBC है जो ये वाला है ना, ये WBC है। देन RBC भी है इसके अंदर, देन प्लेटलेट्स भी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे ब्लड सेल दिखा रखे हैं। देन द लास्ट इज अ नर्व सेल जो कि एलोंगेटेड सेल है, जिसकी शेप हमेशा फिक्स रहती है। देन उसके बाद आपके पास है ये ओवम, ओवम के बाद आपके पास है बोन सेल, इसे हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। एंड देन हमारे पास है स्पर्म सेल और हमारे पास है फैट सेल, जिसे हम लोग एडिपोज या एरियोरल टिश्यू, बेसिकली एडिपोज में ही हम लोग स्टडी करेंगे इन टिश्यू चैप्टर जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा आप वहां जाके देख सकते हैं।
देन इज द शेप एंड द साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। तो हर एक सेल का शेप जो साइज होता है वो उसके कार्य के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह का कार्य परफॉर्म कर रहे हैं। इन सम केसेस द सेल शेप शुड बी मोर और लेस फिक्स्ड, कई बार फिक्स नहीं होती। जैसे एग्जांपल हम ले तो आपका जो WBC होता है, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम की तो फिर भी कई बार रिस्ट्रिक्टेड होती है, बट अमीबा की बिल्कुल शेप फिक्स नहीं होती। देन उसके बाद WBC की शेप फिक्स नहीं होती। जितने भी बेसिकली फैगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं ना, जो किसी को मारने का काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनकी शेप फिक्स नहीं होती। Can be more or less fixed and particular for a particular type of cell. For example, nerve cell have a typical shape. ठीक है। अच्छा, बेसिकली आपको लग रहा होगा मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ चैप्टर। ठीक है। द रीजन बीइंग कुछ हमने ऑर्डर किया था फ्रॉम द साइड ऑफ समी कॉमर्स साइट, है ना, ताकि हम लोग आपकी ये सेशन कंटिन्यू कर पाए। बट यहाँ पे कंडीशंस बहुत वर्स है नॉर्थ इंडिया में इस समय। आपको पता होगा, आप क्यों सुन रहे होगे कि रेन है, फ्लड आ रखी है, तो जिसकी वजह से ई कॉमर्स साइट सारी बंद है, डिलीवरीज नहीं हो पा रही है। ठीक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड द कंसर्न, अदरवाइज ये सीरीज बहुत पहले शुरू हो चुकी होती। बट मेरे को लगा कि बहुत टाइम से सेशन नहीं आ रहा चैनल के ऊपर, एंड स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर मी, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि डिमांड कर रहे थे कि सेशन नहीं आ रहा क्लास 9 का, तो जल्दी आना चाहिए। सो जस्ट टू उनकी डिमांड और उनके प्रति कंसर्न के लिए थैंक यू फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। तो उन सबको प्रेजेंस के लिए मैंने ये सेशन शेड्यूल किया। वेरी सून आपको क्या मिलेगा कि मैं आपको इसी में ही जितना भी मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है मैं मार्क करके दूंगा। ठीक है। इसी स्लाइड्स के अंदर सब कुछ आपको मार्क करके मिलेगा वेरी सून। जैसे ही हमारे पास हमारा न्यू गैजेट आ जाता है, ठीक है, बेसिकली कैमरा है हमारे पास जो हमने ऑर्डर किया है, तो एज सून एज हमें वो मिल जाता है वी विल बी अगेन, आपको कुछ डिफरेंट मिलेगा। इसी हाउएवर सेटअप यही रहेगा, बट कुछ डिफरेंट मिलेगा। जैसे मैं अभी सामने देख के रीड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है, मेरे को वहां से पढ़ना पड़ रहा है। हाउएवर इन फ्यूचर मेरे हाथ में फोन होगा, मैं फोन से रीड करूंगा और वहीं पे इंपॉर्टेंट आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है। सो ओके, कंटिन्यू करते हैं। ईच लिविंग सेल हैव अ कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन, दे आर कैरेक्टराइज्ड ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन? वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनके अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कार्य का विखंडन कर दिया जाता है कि ये काम तू करेगा भाई, ये काम ये वाला सेल करेगा और ये काम ये वाला सेल करेगा। तो कोई सेल एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता। दिस मीन्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। द ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट टू पुश पंप ब्लड, a stomach to digest food and so on. Basically stomach different तरह के cells, basically tissue organ है वो एक, है ना। organ के अंदर tissue आते हैं, tissue के अंदर cells आते हैं, तो ये काम आपको पूरा लिंक करना पड़ेगा उसके दो। दिस मीन दैट द डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी अच्छे हम पढ़ चुके हैं। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज आल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। सिंगल सेल होता है उसके अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होती है, पर बहुत कम होती है, वहां पे लेबर की डिवीजन इतनी नहीं देखी जाती। और ये मेरे अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे ग्लिच है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है वहां पर तो एक ही सेल है, एक ही सेल को रेस्पिरेशन करनी है, एक्सक्रीशन करनी है, सारे काम करते हैं। सो हाउ डिवीजन ऑफ लेबर इज देयर। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी सीन विद इन अ सिंगल सेल, ये थोड़ा गलत है लाइन। In fact, each such cell have got certain specific component within it is called cell organelle. Cell organelle मतलब कि हर एक सेल के अंदर कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल जिसे कहते हैं। Each kind of cell organelle perform a special function such as making new material in the cell, cleaning up the cell, waste material को remove करना from the cell and so on. A cell is capable to live and perform all its function because of these organelles. जैसे हम लोगों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है तभी हम लोग जिंदा रह पा रहे हैं, तो सिमिलरली सेल के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती है, तो उसकी मदद से ही वो सारे कार्य करवा पाती है अपने। दीज ऑर्गेनेली टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव the same organelle no matter what their function is or what organism they are found in. What is the structure or organization of cell? अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है इसके ऑर्गेनाइजेशन। We saw above the cell have special component called organelles. How is a cell organized? If we study a cell under a microscope, we would come across these three feature in almost every cell. First is plasma membrane, हर एक में होती। Then nucleus, the CPU of cell, सबसे सेंटर कंट्रोलिंग एलिमेंट है। और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है, जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेल्स पड़ी होती है। तो अगर ये नहीं होगा तो कुछ पॉसिबल नहीं है। All activities inside the cell and interactions of the cell with its environment are possible due to this feature. Let us see how. अब हम लोग उसका स्टडी करेंगे। एंड बेसिकली ये पार्ट आपका जो ये एनसीईआरटी रीडिंग होगा ये 2-3 सेशंस में होगा, एक सेशन की बात नहीं है ये। द चैप्टर इज लिटिल लेंथी, ठीक है, तो टाइम लगेगा इस चीज में। आप मत सोचना कि मैं भगाऊंगा चैप्टर एक ही दिन में खत्म कर दूंगा, वो चीज मेरे बस की बात नहीं है। अनटिल अनलेस आपको सेटिस्फाइड नहीं करता मैं और मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, मैं चैप्टर भगाऊंगा नहीं। ठीक है। सो इट इज अप टू यू। अगर आप वन शॉट देखना चाहते हो, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप जा सकते हो, वन शॉट दिख जाएगा आपको। और हमें वन शॉट हम भी लेंगे वेरी सून। बट सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है, तभी हम लोग वन शॉट पे आ सकते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड योर सेल मेम्ब्रेन।
ओके, दोनों ही लिखे हुए नाम, ठीक है। दिस इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब देखो यहाँ पे इसने फर्स्ट लाइन लिख दी, दिस इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, तो आपको लगेगा हर एक सेल की होती है, बट नहीं, ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी ने आपको घुमा दिया है। बेसिकली एनसीईआरटी कह रही है कि आउटरमोस्ट कवरिंग होती है और सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर होती है ये, ठीक है। प्लांट सेल्स के अंदर जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है वो किसकी होती है, सेल वॉल की बनी हुई होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज एंड परमिट द एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन और आउट ऑफ द सेल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी की वजह से क्या कहते हैं हम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपको कमेंट ऑन द स्टेटमेंट या फिर जस्टिफाई दैट दैट सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आपने लिखना होगा बिकॉज इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू एंटर इनटू द सेल। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल, कैसे मूवमेंट होती है, तो बेसिकली पंप्स होते हैं बीच में लगे हुए। अगर जो आपको मॉडल पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, अब हमारे जो लॉन्ग सेशन चल रहे थे उसमें जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर हुआ है वहां पे मैंने आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ाया है, जहां पे मैंने आपको बायोजेनेसिस ऑफ मेम्ब्रेन पढ़ाई थी कि कैसे क्या क्या होता है, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, देन टनल प्रोटीन्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक होते हैं, इंट्रिंसिक होते हैं। तो वहां पे आपको स्टडी कर पाओगे कि जो मूवमेंट हो रही है कैसे होती है। सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ये वही डिफ्यूजन है जो आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ी थी, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप और द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एनी मेम्ब्रेन और एनर्जी। We saw that there is a spontaneous movement. Spontaneous मतलब ये अपने आप होता है, कोई करवाता नहीं है। Spontaneous मतलब हो ना, कोई चीज अपने आप हो रही है जब, of a substance from a region of higher concentration to region of its lower concentration. Something similar to this happen to a cell when, for example, some substances like carbon dioxide accumulates in higher concentration inside the cell. In a cell external environment, the concentration of carbon dioxide is low as compared to the inside cell. As soon as there is a difference in the concentration of carbon dioxide inside or outside the cell, the carbon dioxide move out of the cell. मतलब बेसिकली हाई से लो की तरफ जाएगी। इन्होंने एक एग्जांपल दिया सपोर्ट करने के लिए। सिमिलरली ऑक्सीजन एंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। मैं इस समय यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। ये देखिए, when there is a low level or concentration of oxygen inside the cell decreases, thus the diffusion play an important role in the gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment. वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। वाटर भी डिफ्यूजन का लॉ को ओबे करता है, हाउएवर गैसेस बहुत अच्छे से कर देती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सच सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस बेसिकली एक टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। वहां पे क्या हो रहा था कि हर चीज हाई से लो की तरफ जा रही थी इन द एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं थी बीच में लगी हुई, कोई एनर्जी नहीं यूज हो रही थी। बट इसमें क्या होगा कि मेम्ब्रेन भी मिलेगी आप लोगों को और एनर्जी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। एक कंडीशन ट्रू हो गई, दूसरी अभी भी फॉल्स है कि आपकी मेम्ब्रेन आ जाएगी यहाँ पे, बट आपको कोई एनर्जी का यूज अभी भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये चीज भी कहीं ना कहीं अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियस ये प्रोसेस भी। The movement of water across the plasma membrane is also affected by amount of substance dissolved in the water. This osmosis is the net diffusion. Basically, उसने भी लिख दिया ना, diffusion of water across the selectively permeable membrane toward the higher solute concentration. यहाँ पे इसने हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की बात करी है, ठीक है। तो अगर जो आप लोगों को डिफिनेशन आती है ऑस्मोसिस की, आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक होता है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और दूसरी होती है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, होप आपको पता होगा। अगर जो नहीं पता होगा तो आपको सेकंड चैप्टर देखना पड़ेगा। सेकंड चैप्टर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में सब कुछ है, इस मैटर अराउंड द प्योर, और वो चैप्टर हमारे चैनल पे ऑलरेडी हो चुका है। What will happen if we put an animal cell or plant in a solution of sugar or salt in a water, ठीक है। अगर हम लोग शुगर या सॉल्ट में रखते हैं तो सेल का क्या होगा बेसिकली, तो बेसिकली जो सॉल्ट होता है वो हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, बेसिकली सॉरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है ना। सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है वो हाइपर होता है, सॉरी। ऑन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कुड बी हैपन इफ द मीडियम सराउंडिंग सेल हैव अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल मीडियम, देन वाटर विल मूव इनसाइड द सेल, है ना। तो उसमें क्या होगा कि वाटर अंदर चल जाएगा और उसे हम लोग हाइपोटोनिक कहते हैं। यस, मैं सही था कहीं ना कहीं। अगर जो बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसे हम लोग हाइपोटोनिक कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट मोर वाटर विल कम इन द सेल दैट विल लीव द नेट ओवरऑल रिजल्ट द सेल एंटर सेल, दिस इज कॉल्ड स्वेल अप, ठीक है। ऐसे सेल को हम लोग क्या कहते हैं कि सेल क्या हो गया आपका, स्वेल हो गया है। तो हाइपोटोनिक के केस में सेल स्वेल हो जाता है। बेसिकली आप इसे कैसे याद कर सकते हो, हाइपर और हाइपो दो सिचुएशंस मिलेगी आपको। हमें पता है कि जब हम लोग हाइपर होते हैं तो हम लोग फूल जाते हैं, है ना। बट सेल इसका उल्टा होता है, हमारे से उल्टा चलता है सेल, सेल शांत हो जाता है हाइपर होने पे, ठीक है। इफ द मीडियम हैज एक्जेक्टली द सेम, अच्छा सबसे पहले हाइपोटोनिक की बात होगी, सेकंड आइसोटोनिक पे जा रहे हैं। एक्जेक्टली सेम लिखते हैं, मतलब सेम कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की भी और सेल के अंदर की भी। सच अ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशन में कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, यहाँ पे लिख भी दिया है, देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, द सेल विल स्टे एज इट इज, ठीक है। उसका साइज रिमेन रहेगा।
Okay, next is if the medium has the lower concentration of water that of cell, meaning that the very concentrated solution is there, the cell will lose the water. मतलब बाहर concentration ज्यादा है, अंदर सेल के अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, तो क्या होगा कि जो आपका जो भी सब्सटेंस होगा सेल के अंदर से बाहर आना शुरू हो जाएगा थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस, एंड इस कंडीशन में आपका सेल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. अगेन वाटर कम अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट द मोर वाटर लीव द सेल देन एंटर. ठीक है, जितना वो बाहर आ रहा होगा उससे कम अंदर जा रहा होगा, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक. Thus, osmosis is a special type of diffusion through a selective permeable membrane. Now, let us try the following activities. Activities तो हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं. Unicellular freshwater organism and the most plant cell tends to gain water through osmosis. Absorption of water by plant root is also an example of osmosis. ठीक है, तो जो पानी लेते हैं पौधे रूट से वो भी osmosis के थ्रू होता है. यस ऑस्मोसिस भी होता है, कहीं ना कहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है क्योंकि आयंस का जो एक्सचेंज होता है वो एक्टिवली होता है बेसिकली उसमें. दस डिफ्यूजन इज एन इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑन वाटर इन द लाइफ ऑफ सेल. इन एडिशन टू दिस द सेल आल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग ह्यूज एनर्जी. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन्स. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है. दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय two of the famous scientists Singer and Nicholson in their model, fluid mosaic model. However, we can observe the structure of plasma membrane only through the electron microscope. The flexibility of cell membrane also enables the cell to engulf in food, engulf मतलब निगलना, and other material from its external environment. Such processes are called endocytosis. अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस. ठीक है, तो यहाँ पे अमीबा का लिखा हुआ है कि अमीबा कैसे करते हैं, एंडोसाइटोसिस. अब देखो, एक होती है टर्म एंडोसाइटोसिस, एक होती है एक्सोसाइटोसिस. इन्होंने एंडो बता दी, एक्सो नहीं बताई. क्वेश्चन उसका उल्टा ही पूछ सकते हैं. एक्स का मतलब होता है जो जिंदगी से जा चुका है, वेरी क्लियर लाइन है ना. एक्स का मतलब होता है जो जिंदगी से जा चुका है और आपको बहुत अच्छे से पता होगा. तो सेम यहाँ पे भी जो सब्सटेंस सेल से बाहर जा चुके हैं उसे हम लोग एक्सोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस कहते हैं. एक्स मतलब बाहर, साइटोसिस मतलब सेल, सेल के बाहर जाने से एक्सोसाइटोसिस, एंड एंडोसाइटोसिस मतलब एंडो मतलब होता है इन, साइटोसिस मतलब अंदर सेल के. तो जब कोई चीज सेल के अंदर आ रही है उसे हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं. ये भी दो तरह की होती है, पिनिकोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस मतलब किसी चीज को ईट करना, खाना, सॉलिड मटेरियल को, और फेगोसाइटोसिस, पिनिकोसाइटोसिस क्या होती है, किसी चीज को ड्रिंक करना, पीना. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कल से हम लोग सेल वॉल से शुरू करेंगे क्योंकि सेशन पहले ही 25 मिनट का हो गया है. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा और यू लाइक द आइडिया, अगर आपको आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, है ना, ताकि हम लोग ऐसे सेशंस पर आते रहे और हम कुछ नया सोचते रहे आपके लिए, ताकि आप लोग हमारे चैनल पे उसी तरह से बने रहे जैसे आप लोग अभी लर्न कर रहे हैं. सो थैंक यू पीपल, एंड अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए, वी विल हेल्प यू देयर, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच लेक्चर्स. सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू.